नमस्कार मित्रों। तो आगे जो भी परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं, चाहे वो आर.ओ. प्री आप दे रहे हों या आगे आपको यूपीएससी देना हो या आगे आने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा देनी हो या अदर स्टेट देनी हो, भारत का इतिहास खंड प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए सदैव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और प्राचीन भारत से ख़ास तौर पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसके पहले भी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए प्राचीन भारत पर बहुत कई वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये कुछ मायनों में बहुत अलग है, क्योंकि इसमें मैंने उन्हीं टॉपिक्स को चुना है जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो चीज़ें चुनी गई हैं वो आमतौर पर आपको बुक्स में नहीं मिलती, तो इसको बहुत कई सारी ऑथेंटिकेटेड बुक्स से कलेक्ट किया गया है और कलेक्ट करके जो है इसको आपके सामने लाया गया है। इसे कलेक्ट करने में काफ़ी समय लगा है, क्योंकि इधर कई सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं और बहुत सारा काम होने की वजह से मैं लगातार नए वीडियो नहीं ला पा रहा हूं। लेकिन ये जो प्राचीन भारत का वीडियो है ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके लाया गया है और इसमें जो भी फैक्ट्स हैं उनको एनसीईआरटी और अन्य जो भी बुक्स हैं उनसे टैली किया गया है। तो मुझे लगता है कि आगे जो भी प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उसमें यहाँ पर से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो आपका है, कृषि का प्रारंभ जो है ये 8000 वर्ष पूर्व से माना जाता है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो आपके विकसित हुए थे वो 4700 वर्ष पूर्व विकसित हुए थे, और उसके बाद गंगा घाटी के नगर और मगध का जो बड़ा राज्य विकसित हुआ ये 2500 वर्ष पूर्व विकसित हुए। नर्मदा घाटी जो है ये आखेट और संग्रह के लिए जानी जाती है। गारो पहाड़ियाँ जो है ये आरंभिक कृषि के लिए हैं। सिंधु तथा सहायक नदियाँ प्रथम नगर हैं और गंगा घाटी जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं। ये मिलाने को आ सकता है एज इट इज। तो मैंने जो है एक क्वेश्चन टाइप में बनाया है। ये जो आपका चित्र है ये मोहनजोदड़ो का है, टीला है, खुदाई के पूर्व का है। आपको पता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो प्राचीन नगर हैं वो विलुप्त हो गए थे और वर्तमान में पाकिस्तान में है। और ये जो दूसरा चित्र है ये एक सिंगी का है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में इस पशु को बहुत पवित्र माना जाता था। ऊपर जो आप देख रहे हैं वो चित्रात्मक लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये जो छोटे छोटे आप खिलौने टाइप देख रहे हैं ये मातृ देवी की प्रतिमाएं मानी जाती हैं, फेयंस की बनी हुई हैं, कच्ची मिट्टी की। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये महान स्नानागार है। तो कृषकों और पशुपालकों की जो आरंभिक साक्ष्य हैं थोड़ा हम उसको देख लेते हैं। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी का जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिलता है। गेहूं और जौ के प्रारंभिक साक्ष्य इसलिए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं मेहरगढ़ से। चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष मिलते हैं। एक मृतक और बकरी की एक साथ कब्र जो है वो मेहरगढ़ से मिली है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक मृतक और बकरी की एक साथ कब्र कहाँ मिली है, तो मेहरगढ़ से मिली है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है और चावल यहाँ से मिला हुआ है। तो आप जानते ही हैं कि सबसे प्राचीन अनाज जो है वो चावल माना जाता है। तो निश्चित रूप से जब चावल मिल गया तो अगर कोल्डी हवा दिया होगा तो आप मेहरगढ़ की तुलना में कोल्डी हवा को और प्राचीन मानेंगे। जानवरों की हड्डियों के टुकड़े भी मिले हुए हैं। महागढ़ा उत्तर प्रदेश, मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। गुफकराल कश्मीर में है। गेहूं और दलहन के प्रारंभिक साक्ष्य, देखिए दलहन के भी प्रारंभिक साक्ष्य आपको मिले हैं। बुर्जहोम में कुत्ते और मवेशी, मवेशी का मतलब भैंस, भेड़, बकरी के साक्ष्य मिले हैं। कुत्ते के साक्ष्य मिले बुर्जहोम में। गर्तवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गर्तवास, गर्तों में लोग निवास करते थे जम्मू कश्मीर में। हरे चने का साक्ष्य जो है ये चिरान बिहार से मिला है। हरा चना मिला है। ज्वार, बाजरा और सुअर जो पालन किया जाता है वो हल्लूर आंध्र प्रदेश से मिला है। और काला चना जो है ये पयमपल्ली आंध्र प्रदेश से मिला है। महान स्नानागार, आपको पता है मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार बनाया गया था। इसे बनाने के लिए इंटरप्लास्टर का प्रयोग किया गया और पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि प्लास्टर भी था और चारकोल की परत थी पानी के रिसाव को रोकने के लिए। तो बहुत ही वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं मित्रों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना है कि अग्निकुंड जो है वो कालीबंगा और लोथल में मिले हैं।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडारगृह प्राप्त हुए हैं और ये भंडारगृह जो है अन्न रखने के काम आते थे। पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोने और चांदी जैसी धातुएं जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि धातुएं नहीं पाई गई हैं, जो धातुएं हैं मुख्य तौर पर सभी पाई गई हैं, लोहा नहीं पाया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसको कहीं कहीं योगी राजा बताया गया है। ये जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई मूर्ति है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे तो ये कढ़ाई की हुई है मूर्ति, इसमें कढ़ाई है वस्त्रों पर, और ये कढ़ाई बताती है कि उस समय के लोग जो है वस्त्रों से और कढ़ाई से परिचित थे। कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं, चांदी के फूलदान के ढक्कन मिले हैं, तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं, पक्की मिट्टी और फेंस की बनी हुई तकलियाँ आपको मैं शुरुआत में दिखा चुका हूँ। फेंस क्या होता था ये पूछा जा सकता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ बना करके उनको गोंद में मिला करके उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं और उसके बाद उन पर एक चिकनी परत नीली या हल्की समुद्री हरे रंग की चढ़ाई जाती थी, इसे फेंस कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात करते थे। राजस्थान की खेतड़ी की खान आपको पता ही है कि वो उसी समय से तांबा निकाल रही है, तो इसके अलावा ओमान से करते थे। टिन का जो आयात करते थे आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक से करते थे। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। आप देख सकते हैं गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों, इन सब के साक्ष्य जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले हैं हमें। ज़मीन की खुदाई के लिए हल का प्रयोग होता था, आपने पढ़ा भी होगा कि हल का साक्ष्य हमें बनावली से मिला है। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां भी ये लोग पालते थे। मित्रों आइए देखते हैं धौलावीरा का नगर या कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे बसा था। 3 भागों में बांटा गया था। इस नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार थी, बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, एक खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। ये धौलावीरा का है। आप देख सकते हैं कि ये दीवार से चारों तरफ से नगर जो है घिरा हुआ है। तो ये जो नगर है इस मामले में बहुत विशिष्ट है क्योंकि दीवार से घिरा हुआ है। मित्रों लोथल किस तरह का नगर था? या गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी थी भोगवा, उसके किनारे बसा था। या पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, इसे आप याद रखिएगा। ये एक प्रकार का पोर्ट था लोथल। ये मैप जो है मैंने ड्रा किया, इसको आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो झेलम, चिनाब, रावी नदी के तट पर हड़प्पा है, और यहाँ पर घग्गर के पास में राखीगढ़ी है, फिर कालीबंगा है, गवेरी वाला है, मोहनजोदड़ो है, सोतका को, चौहोदड़ो, धौलावीरा, सुरकोदा, लोथल और रंगपुर। और इनके सबके जो जिन्होंने इसकी खोज की, आविष्कारक तो नहीं कहेंगे, खोज की, जिन्होंने खनन किया, उनके नाम लिखे हुए, कब किस वर्ष में खनन किया गया। तो आप देख सकते हैं दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का किया था और कालीबंगा का बीबी लाल ने 1953 में किया था। मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। चौहोदड़ो का एनजी मजूमदार ने 1931 में किया था। तो आप क्रम भी इसका बना सकते हैं। धौलावीरा का जगपत जोशी ने 1967 में किया था और लोथल का रंगनाथ राव ने 1954 में किया था। रंगपुर का MS वत्स ने किया था 1931 में व 1935 में। तो ये मैंने एक नीचे टेबुलर फॉर्म में बना दिया है, इसको आप देख लेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चंस के लिए। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय जो हम दयाराम साहनी को दे सकते हैं, भारतीय अगर देखें तो। यहाँ पर हम देखेंगे अगर कुछ चीज़ों को, जैसे तांबे की कुल्हाड़ी जो है ये रोपड़ से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से अन्नागार मिला है। शंख का बैल है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हैं। कालीबंगा से हवन कुंड है, जुता हुआ खेत है। सांड की खंडित मृण मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से आपका विशाल स्नानागार है। सूती कपड़ा है। कांसे की नर्तकी है। चौहोदड़ो से मित्रों लिपस्टिक मिली है। चौहोदड़ो एक ऐसी जगह है जहाँ से दुर्ग नहीं मिला है, वक्राकार ईंटें बनी हैं। आपको पता है कि वक्राकार ईंटें नहीं थी वहाँ पर, 4:2:1 के रेशियो में थी, लेकिन वक्राकार ईंटें मिली। धौलावीरा से विशाल नगर मिला है, 3 भाग में बटा हुआ था, 4 दीवारी से घिरा हुआ था, पत्थरों में खुदी हुई लिपि मिली है। सुरकोतड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, एक अनोखी तरह की कब्रगाह मिली है। और लोथल से गोदी है, मोहरे हैं, घोड़े की मणमूर्तियाँ हैं। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर हैं। तो ये आप
याद कर सकते हैं मित्रों। कौन सा नगर किस नदी के किनारे था, ये सब क्वेश्चंस जो है वैसे आजकल कम पूछे जाते हैं, फिर भी आपको आने चाहिए। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे था, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था, रोपड़ जो है वो सतलज के किनारे था, कालीबंगा घग्गर के किनारे था, लोथल जो है वो भोगबा नदी के किनारे, सुत कागेंडोर दास्क नदी के किनारे, बालाकोट अरब सागर में, सोतका को अरब सागर में, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ में है, रंगपुर मादर नदी के किनारे और कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। तो ये कुछ स्थल हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। विभिन्न क्षेत्रों से जो चीज़ें सिंधु सभ्यता में आयात की गई इनको भी याद रखने में आप अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। टिन जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से आयात किया गया था। तांबा आपका खेतड़ी और बलूचिस्तान से था। ओमान से भी था, हमने देखा इसके पहले। चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से थी। सोना अफ़गानिस्तान से, दक्षिण भारत से भी आता था, फारस से आता था। लाजवर्द की मड़ी जो है वो मेसोपोटामिया से आती थी। सेलखड़ी जो है वो बलूचिस्तान से आती थी। नील रत्न बदख्शा से आते थे। नीलमणि महाराष्ट्र से आती थी। हरित मणि दक्षिण एशिया से। शंख तथा कौड़ियाँ सौराष्ट्र से। सीसा ईरान से और शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से आता था। मतलब ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर आयात किए जाने के स्रोत मिले हैं। कुछ और चीज़ें हैं जैसे जुता हुआ खेत, मैंने आपको बताया कालीबंगा से मिलता है। मिट्टी का बना खिलौना हल जो है ये बनवाली से मिलता है। आटा पीसने की पत्थर चक्की जो है ये लोथल से मिली है मित्रों। योगी की पत्थर की मूर्ति ये मोहनजोदड़ो की है। पशुपति शिव जिसको माना जा सकता है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है, तो आपसे पूछा जा सकता है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात कई बार पूछा गया है, 4:2:1 होता था। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग विचार हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र का मानना है कि आर्य इसके निर्माता थे। सुमेरियन को माना है गार्डन चाइल्ड ने। द्रविड़ को माना है राखालदास बनर्जी ने। और दस्यु और दास को व्हीलर ने माना है। सिंधु सभ्यता के विनाश से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं। आपको पता है प्रशासनिक शिथिलता मानी जाती है, जॉन मार्शल ने माना है। जलवायु परिवर्तन जो है वो आर.एल. स्टाइन ने माना है। बाढ़ जो है वो अर्नेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल ने माना है। भूतात्विक परिवर्तन जो है ये एम.आर. साहनी, राइक्स और डेल्स ने माना है। आग जो है डी.डी. कौसाम्बी ने माना है। विदेशी और आर्यों का आक्रमण जो है गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने माना है। तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी रखनी चाहिए। अब आते हैं वैदिक काल में मित्रों। वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के युग को माना जाता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक वह समय है जिसमें ऋग्वेद का संकलन हुआ है, और उत्तर वैदिक वह समय है जिसमें ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का संकलन हुआ है मित्रों। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशितकी। इसके अलावा इसका जो पुरोहित होता था उसे होत्र या होता कहते थे। यजुर्वेद के भी 2 हैं, सतपथ और तैतरीय ब्राह्मण। इसका जो पुजारी होता था उसे अध्वर्यु कहते थे। सामवेद का जो पुजारी होता था उसे उद्गाता कहते थे, 25 ब्राह्मण है। और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है और इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहते थे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अध्वर्यु जो है वो कहाँ का पुरोहित था, तो अध्वर्यु जो था वो यजुर्वेद का पुरोहित था। और सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं मित्रों, तो सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। और अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते हैं मित्रों, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। तो ये सब आप तैयार रखिएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है पूर्व में कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। यदु, द्रहु, तुर्वस, पुरु और अनु 5 जनों का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं, साकल, वास्कल, आश्वलायन, संखायन और मांडूक, ये 5 शाखाओं में ऋग्वेद को बांटा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता देख लेते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, लेकिन 8 मंडलों के रचयिता जो है वो कन्फर्म है, जिसमें प्रथम मंडल विभिन्न ऋषियों द्वारा है। द्वितीय जो मंडल है वो ग्रसमद ऋषि द्वारा किया गया था, मित्र द्वारा संकलन किया गया। चतुर्थ मंडल वामदेव द्वारा संकलन किया गया। 5वां मंडल जो आपका है वो आत्रि द्वारा किया गया। षष्ठ मंडल भारद्वाज द्वारा, सप्तम वशिष्ठ द्वारा, अष्टम कण्व और अंगिरस ऋषियों द्वारा किया गया था।
तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। 10 मंडल हैं जिसमें 9वें और 10वें के बारे में क्लियरिटी ना होने के कारण मैंने उसको इसमें नहीं डाला है। सामवेद पर आते हैं। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, ये गे हैं सारे। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ से 75 के अतिरिक्त शेष सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। इन ऋचाओं का गान उद्गाता करते थे, यज्ञ के समय करते थे। सामवेद की जो शाखाएं हैं तो 3 शाखाएं हैं, कीथुई, जैमिनी और राणायनी, 3 इनके नाम हैं। सामवेद का जो प्रमुख देवता है वो सोम है मित्रों। यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता था वो पुरोहित, मैंने आपको पहले भी आपको डायग्राम में बताया था, अध्वर्यु उसका नाम था। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद को। शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में छंदोबद्ध मंत्र हैं और गद्यात्मक काव्य हैं, गद्यात्मक वाक्य हैं। इसकी मुख्य शाखाएं हैं तैतरीय, काठक, कपिष्ठल और मैत्राणी। 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की हैं। शुक्ल यजुर्वेद में मंत्रों का समावेश है। इसकी 2 शाखाएं माध्यान्दिन और काढ़ हैं। इसकी संहिताओं को वात्स्यनेयी भी कहा जाता है, क्योंकि वात्स्यनेयी के पुत्र जो याज्ञवल्क्य थे वो इसके दृष्टा थे, इसलिए इसको वात्स्यनेयी भी कहा जाता है। जो यजुर्वेद है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जो जानकारी मिलती है वो यजुर्वेद से मिलती है। अथर्ववेद जो है आपको पता है कि इसकी रचना बाद में मानी जाती है। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी और अंगिरस इसके दृष्टा थे, इसलिए इसको अथर्व अंगिरास वेद भी कहते हैं। 20 मंडल, 731 सूक्त और 5839 मंत्र हैं। 2 शाखाएं हैं, पिपलाद और सौनक हैं। अथर्ववेद थोड़ा सा अन्य वेदों से अलग है। आप देखेंगे कि लौकिक प्रकृति का ये वेद है अथर्ववेद का। लौकिक जो बातें हैं, जादू तंत्र मंत्र टोने टोटके की भी इसमें बातें हैं। अथर्ववेद की बहुत अच्छी कोटेशन जो मुझे मिली और लगी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। All are equal in birth and in death. Differences arise only during the interval. The emperor and the beggar are both bare-necked. They sleep equally silently. They bow out without even. तो अथर्ववेद की ये कोटेशन बता रही कि कितना ब्रॉड माइंड लेकर के चल रहे थे उस समय जो हमारे भारत के निर्माता थे, कि ये सारी बातें जो आज समाज में आ पाई हैं, ऑल आर इक्वल इन बर्थ एंड इन डेथ, ये उस समय जो अथर्ववेद के निर्माताओं ने लिख दिया था। डिफरेंसेस राइज ओनली ड्यूरिंग द इंटरवल। एम्परर और बेगर दोनों ही नंगे पैदा होते हैं। तो ये बहुत अच्छी कोटेशन मुझे लगी। चारों वेदों को अगर एक साथ हम रखेंगे तो इसको संहिता कहते हैं, और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता। इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ये। उपवेद क्या होते हैं? उन सब विद्याओं को कहा जाता है जो वेद के ही अंतर्गत हों या वेद के आश्रित तथा वेदों से ही निकले होते हैं। जैसे धनुर्वेद, विश्वामित्र ने इसे यजुर्वेद से निकाला था, तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। गंधर्ववेद, भरत मुनि ने इसे सामवेद से निकाला था, तो सामवेद का जो उपवेद है उसे गंधर्ववेद कहते हैं। साग आप लोग खाते हो तो साग से इसको याद कर लो। आयुर्वेद, धन्वंतरी ने इसे ऋग्वेद से निकाला था, तो रिया इस समय बहुत चर्चा में है, तो आप ऋग्वेद को आयुर्वेद से मिला के रिया से याद कर सकते हो। शिल्पवेद, विश्वकर्मा ने इसे अथर्ववेद से निकाला था, तो अथर्ववेद का उपवेद हो गया शिल्पवेद। वेद और उनके ब्राह्मण मैंने पहले भी बताए हैं, आप देख लीजिए। ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ है, कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय है। सामवेद के पंचविश, षड्विश और जैमिनी ब्राह्मण है, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजाभिषेक के नियम दिए गए हैं। पूछा जा सकता है आपसे परीक्षाओं में राजाभिषेक के नियम किस ब्राह्मण में मिलते हैं, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदय आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि किस ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल आदि राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। वेद और संबंधित आरण्यक हम देख लें, तो आरण्यक क्या होते हैं? आरण्यक आपको पता ही है कि आरण्य वन से बना हुआ है। वन में बैठ करके पढ़े जाते थे, इनकी व्याख्या की जाती थी वेदों की। तो आरण्यक जो है वो टोटल 7 हैं। ऋग्वेद के 2 हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का वृहदारण्यक, मैत्रायणी आरण्यक और तैतरीय आरण्यक है, और सामवेद का जैमिनी और छांदोग्य। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा अथर्ववेद का आरण्यक है, तो अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है मित्रों।
वेद व संबंधित उपनिषद, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। इन्हें वेदांत या ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। तो बहुत सारे उपनिषद हैं, जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय उपनिषद है, यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद का ईशोपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद का कठोपनिषद है। तो ये बहुत टफ हो जा रहा है, लेकिन ऋग्वेद का और यजुर्वेद का आप जरूर याद रखिएगा कि ऋग्वेद का ऐतरेय उपनिषद है और यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद है। कई बार पूछा जा सकता है। कठोपनिषद बहुत फेमस रहता है, तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। मुंडकोपनिषद बहुत फेमस है, ये अथर्ववेद का है आपका, तो इसको आप याद रखिएगा। वेदांग क्या होते हैं? 6 वेदांग माने जाते हैं: ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, कल्प और छंद। तो इस बच्चे से हम तुलना कर लेते हैं। जो बच्चे की आँख है वो वेदों की आँख है। तो आँख वेदों की क्या होती है? ज्योतिष होती है। कान जो होते हैं वे निरुक्त होते हैं। नाक जो होती है वो शिक्षा होती है। मुख जो होता है वो व्याकरण होता है। कल्प जो होता है वो हाथ होता है और छंद जो होता है वो पैर होता है। ये इस तरह से बांटा है। शिक्षा का जो प्राचीनतम साहित्य माना गया वो प्रतिशाख्य माना गया है। कल्प का कल्पसूत्र है। व्याकरण का अष्टाध्यायी है पाणिनि का। और निरुक्त का जो है वो यास्क का रचित है, भाषा शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। छंद का पिंगल का छंद शास्त्र और ज्योतिष का लगत मुनि को माना जाता है प्राचीनतम। अच्छा, मुख्य निबंधकार उनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। ये सीधे सीधे मिलाने को भी पूछा जा सकता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्मृति चंद्रिका जो है वो देवड़ भट्ट की है। आचारादर्श जो है उसकी रचना श्रीदत्त उपाध्याय ने की थी। पाराशर माधव की रचना माधवाचार्य ने की थी। दाय भाग की रचना जीमूत वाहन ने की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लीजिएगा। स्मृति तत्व की रचना रघुनंदन ने की थी। अब आते हैं महाकाव्य काल पर। महाकाव्य भी हमारे इतिहास के यद्यप बहुत प्रामाणिक स्रोत नहीं माने जाते हैं, फिर भी कल्चर को तो बताते ही हैं उस समय की। ये जो चित्र है इसमें आप देख सकते हैं कि ये राम और लक्ष्मण हैं, बीच में सीता हैं और शूर्पणखा जो है उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ये जो चित्र है ये रामायण के प्रसंग का वर्णन इसमें किया गया है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान की गई थी। बहुत पुरानी है, संस्कृत भाषा में की गई थी। वाल्मीकि जी की जो रामायण थी उसमें मूलतः 6000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर हो गए 24,000। तो इसे चतुर्विष्टि सहस्त्री संहिता भी कहा जाने लगा। 7 कांडों में इसको बांटा गया था। भुसुंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। ये महाभारत है, महाभारत का एक चित्र है। तो इसमें आप देख सकते हैं 5 पांडव हैं और सबसे किनारे जो है वो द्रौपदी हैं, 5 पांडवों की संयुक्त पत्नी। और ये एक महाभारत का प्रसंग है। आप देखेंगे कि अर्जुन है और ऊपर मछली की आंख में तीर मारा है। तो ऐतिहासिक कुछ चित्र हैं जो मैंने उठाए हैं। पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पुराणों के मुख्य रूप से 5 लक्षण बताए गए हैं। यह लक्षण है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित्र। अच्छा, रामायण के बारे में महाभारत के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं बताया। महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने की थी और इसमें जो है 1 लाख श्लोक माने जाते हैं। 18 पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक मत्स्य पुराण है, इसको आप याद रखिएगा। 18 जो पुराण है उसमें सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक जो है वो मत्स्य पुराण है। क्यों सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है? एक तो सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अन्य पुराण भी कुछ ना कुछ बताते हैं। जैसे विष्णु पुराण आप पढ़ेंगे तो गुप्त और मौर्य वंश के बारे में पता चलेगा। वायु पुराण पढ़ेंगे तो शुंग और गुप्त वंश के बारे में मिलेगा। मत्स्य पुराण पढ़ेंगे तो आपको सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। अग्नि पुराण जो है वो तांत्रिक पद्धति और गणेश पूजा का उल्लेख मिलता है। तो पूछा जा सकता है कि गणेश पूजा का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो अग्नि पुराण से मिलता है। लौकिक साहित्य देखते हैं। लौकिक साहित्य ये वो लौकिक साहित्य हैं जिनसे भारत के बारे में जानकारी होती है। तो सबसे पहला हम देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना आप सभी को लगभग पता है, विष्णुगुप्त कौटिल्य ने की थी। इसका नाम जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन ये भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसका संगठन मौर्य काल में हुआ था और इसमें 6000 श्लोक हैं। मुद्रा राक्षस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशाख दत्त द्वारा लिखित है, रचित है। ये नाटक है। नंद वंश का पतन और मौर्य वंश के उत्थान की कहानी है। 4वीं तथा 5वीं सदी की रचना ये मानी जाती है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा का मतलब होता है अंगूठी, राक्षस की अंगूठी, इस तरह से इस कहानी का शीर्षक है। अष्टाध्यायी पाणिनि कृत ये रचना जो है व्याकरण की सर्वप्रमुख रचना मानी जाती है। आपको पता ही है व्याकरण की, आज भी लोग पढ़ते हैं इसको व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण।
पतंजलि की रचना महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। योग के बारे में इसमें दिया गया है योग दर्शन। गार्गी संहिता या प्रथम शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। यूनानी आक्रमण का इसमें उल्लेख है। मालविकाग्निमित्रम, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया कई बार। मालविका जो थी और शुंगवंशी अग्निमित्र की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। शुंग और यवन संघर्ष का ऐतिहासिक प्रमाण मानी जाती है। कालिदास की रचना मानी जाती है। प्रथम जो नाट्य कृति कालिदास की है वो मालविकाग्निमित्रम ही मानी जाती है। हर्ष चरित बाणभट्ट द्वारा रचित है। हर्ष के जीवन की कथा है। कामंदक का नीति शास्त्र कामंदक द्वारा लिखा गया। बृहस्पति का अर्थशास्त्र 900 से 1000 सदी की रचना है। इसमें राजकीय कर्तव्यों का वर्णन है। इसके रचनाकार बृहस्पति को माना जाता है। स्वप्न वासोदत्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाकवि भास की रचना है। वसराज उदयन और चंड प्रद्योत की कहानी है। राजा उदयन और वासोदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। मंजूश्री मूलकल्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का इतिहास इसमें मिलता है। 700 से 750वीं ईस्वी सदी की है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित है। गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत माना जाता है। नवसासांक चरित्र पद्मगुप्त परिमल द्वारा लिखा गया था। संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य जो है इसको माना जाता है। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखा था। आप सबको पता ही है कश्मीर का इतिहास है, क्रमबद्ध इतिहास है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़ ने लिखा था। चालुक्य राजवंश से संबंधित है। चालुक्य राजवंश के शासक विक्रमादित्य षष्ठ की कहानी है, तो पूछा जा सकता है विक्रमांक देव चरित्र जो है किस वंश से संबंधित है, किस वंश के इतिहास से संबंधित है, चालुक्य के इतिहास से संबंधित है। कुमारपाल रचित हेमचंद द्वारा रचित कुमारपाल चरित्र जो है हेमचंद ने इसकी रचना की थी। ये जो है द्वयाश्रय है, संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगाचार्य ने लिखा। जैन साहित्य है, ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर का है, ये भी चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मत्त विलास प्रहसन पल्लव नरेश महेंद्र विक्रम द्वारा लिखा गया था 7वीं सदी में, तो पल्लवों का इतिहास मिलता है इसमें। अवंती सुंदरी कथा महाकवि दंडी द्वारा लिखा गया था, इसमें भी पल्लवों का इतिहास वर्णित है। पृथ्वीराज विजय कश्मीरी पंडित जैनक द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज तृतीय का वर्णन किया गया है। गौड़ वह वागपति राज द्वारा लिखा गया था। कन्नौज नरेश यशोवर्मा का जिक्र है। अच्छा, भारत के बारे में विदेशी इतिहासकारों का भी हम विवरण कुछ देख लेते हैं। जैसे इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की, बहुत पूछा जाता है। डायोनिसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, सम्राट अशोक के राजदरबार में आया था, बहुत पूछा गया है। फाइयान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भारत आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत, नालंदा में अध्ययन किया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। इत्सिंग जो है वो 613 से 715 ईस्वी के बीच में आया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। चीनी लेखक एक मातवान लिन है, उसने हर्षवर्धन के पूर्वी अभियान के बारे में बताया है। ये आप देख सकते हैं, हर्षवर्धन के समय में आया था वेनसांग। बहुत कहानियाँ आपने पढ़ी हैं इसके बारे में। चीनी लेखक चाऊ जुकुआ है, चोलकालीन इतिहास का वर्णन किया है। पूछा तो नहीं गया, पूछा जा सकता है आगे। अरबी लेखक देखें तो अलबरूनी है। अलबरूनी अबू रिहान भी इसका नाम है। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद किताब लिखी इसने। इस किताब में राजपूत कालीन इतिहास का वर्णन है। सुलेमान अरबी लेखक था, 9वीं शताब्दी में भारत आया था। प्रतिहार और पाल शासकों के बीच के संघर्ष का वर्णन किया है। अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी के बीच में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक में राष्ट्रकूटों एवं प्रतिहारों के संघर्ष के बारे में बताया है। फारसी की कुछ पुस्तकें देख लेते हैं हम। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की, बहुत पूछा गया है। जमीयत अल तारीख जो है रसूदुद्दीन ने की। चाचनामा पूछा गया, अली अहमद ने की। तबकात नासरी पूछा जाता है, मिनहाज उस सिराज ने की। तारीख़ फ़िरोज़शाही कई बार पूछा गया, जियाउद्दीन बरनी ने की। अकबरनामा अबुल फजल ने की। तो मित्रों, ये जो इतिहास के कुछ बहुत चुनिंदा जो स्रोत हैं उन पे आधारित ये टॉपिक था। चूँकि कई परीक्षाएं लगी हुई हैं, प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिला करके ही बनाया गया है। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।